अब हम बात कर लेते हैं रैंडम सैंपलिंग के बारे में। रैंडम सैंपलिंग का टॉपिक समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये सब आपने देखा है कि ये सब क्या है? ये ताश के पत्ते हैं। ताश की गेम के अंदर आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, कितने? 52। अब मान लो इन सारे ताश के पत्तों में से मैंने कोई भी एक पत्ता, मतलब कोई भी एक कार्ड मैंने सेलेक्ट किया और ये देखो क्या नंबर आया, 10 नंबर आया। तो आपको क्या लगता है कि ये नंबर मैंने देखकर या जानबूझकर सेलेक्ट किया है? नहीं, मैंने इसमें से कुछ नहीं देखा था। फिर से एक पत्ता सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए क्या नंबर आया है, ये आया है के, जिसको हम किंग भी बोलते हैं। तो यहां पर इस कार्ड्स में से जितनी पॉसिबिलिटी 10 की थी उतनी ही पॉसिबिलिटी के की थी। पहली बार में 10 नंबर आया तो दूसरी बार में के आया। हो सकता है कि तीसरी बार में कोई पत्ता निकालूं तो हो सकता है कि नंबर 2 आ जाए या नंबर 4 आ जाए। मतलब इन सभी कार्ड्स में से हर कार्ड के सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सब सेम है। पर 10 नंबर कैसे आया, के कैसे आया, किंग कैसे आया? चांस के अकॉर्डिंग। चांस था तो के आ गया, चांस था तो 10 आ गया, चांस हो सकता है तो 4 भी आ जाए। मतलब रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा समझ लीजिए आंख बंद करके सेलेक्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। लॉटरी निकलती है, लॉटरी के अंदर कुछ एक बॉक्स में स्लिप्स हो सकती हैं या कुछ नंबर घूमते हुए मिल सकते हैं। जैसे ही आप वो मशीन ऑफ करते हो सकता है कि आपके सामने नंबर आ जाए 85, मतलब 85 नंबर जिसके पास है उसकी लॉटरी लग गई। तो आपको क्या लगता है कि 85 नंबर जानबूझकर सेलेक्ट किया गया? नहीं, 85 नंबर आने की पॉसिबिलिटी जितनी थी उतनी ही पॉसिबिलिटी 42 की भी थी, 47 की भी थी, 95 की भी थी, 97 की भी थी। मतलब रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम आंख बंद करके कोई सैंपल सेलेक्ट करते हैं। और आपने सुना होगा कि मान लो एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 100 तक की स्लिप्स हैं। एक नंबर पे एक स्लिप के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरी स्लिप पे 2, तीसरी स्लिप पे 3, ऐसे करते करते 100 स्लिप्स हैं। तो मैंने क्या किया, आंख बंद करके कोई भी एक स्लिप का सिलेक्शन किया और मैंने देखा कि उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है 62। तो 62 नंबर आने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही थी जितनी बाकी के नंबर्स की। तो रैंडम सैंपलिंग को हम कब चूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग के अकॉर्डिंग हम कब काम करते हैं? जब आइटम्स होमोजीनियस होती हैं, मतलब सारी जो आइटम्स हैं मैच करती हैं एक दूसरे की। और ये जो रैंडम सैंपलिंग जो टेक्निक है ना, ये एक्सपेंसिव नहीं है और इस सैंपलिंग के अंदर टाइम भी बहुत कम लगता है। भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है, बायसनेस जिसको हम कहते हैं। क्या मैंने 10 नंबर देख के सिलेक्ट किया? क्या मैंने 85 नंबर देख के सिलेक्ट किया? नहीं, मैंने रैंडमली एक कोई भी नंबर सेलेक्ट किया और वो हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूड हो गया। तो रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, पहला बेनिफिट यही है कि हमारा बायसनेस नहीं होता, इसमें पक्षपात नहीं होता, रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है। सेकंड बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, कोई भी आइटम सेलेक्ट हो सकती है। तीसरा जो बेनिफिट है, इसमें आप सैंपल की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। मान लीजिए मेरे सामने बॉक्स था और मैंने आंख बंद करके कोई भी स्लिप सेलेक्ट की और वो 42 नंबर की या 62 नंबर की निकल कर आई और जो सामने मेरी पब्लिक खड़ी थी वो पब्लिक मुझे कहे कि तूने धोखा किया है, तो वो क्या लगता है आपको, ठीक होगा? नहीं, क्योंकि मैंने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो आंख बंद करके सेलेक्ट किया। तो इसलिए इस मेथड में आप सैंपल की एक्यूरेसी को एस्टिमेशन लगा सकते हो कि मैंने इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की। फोर्थ जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप रैंडमली जल्दी से इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, एक्सपेंसेस भी नहीं आता है, मैन पावर भी ज्यादा नहीं चाहिए। पांचवा जो बेनिफिट है, इस मेथड को अप्लाई करने में इन्वेस्टिगेटर का टाइम बहुत कम लगता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैंडम सैंपलिंग की क्या डिमेरिट्स हैं, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला पॉइंट, जहां सैंपल का साइज छोटा है, जहां सैंपल का साइज छोटा लिया हुआ है हमने, तो वहां वो पूरी यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिससे जो रिजल्ट हमें मिला था वो रिजल्ट गलत भी हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी क्लास में जाता हूं, उस क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में? 50। मैंने किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि पूरी की पूरी क्लास को ही कुछ नहीं आता। क्या रियलिटी में सच है?
50 में से क्या एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछकर ये डिसाइड करना कि पूरी क्लास को कुछ नहीं आता, क्या ठीक है? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था? 5-10 बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो रैंडम सैंपलिंग वहां अप्लाई करना ठीक नहीं है जहां पर सैंपल का साइज छोटा है। सैंपल का साइज अगर आप छोटा लोगे तो वहां वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक बच्चे को ही मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने सोचा कि पूरी क्लास को ही कुछ नहीं आता, तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे सैंपल के साइज को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। दूसरा डिसएडवांटेजेस रैंडम सैंपलिंग का, कभी कभी क्या होता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको सैंपल में इंक्लूड करना जरूरी होता है, और रैंडम सैंपलिंग के अंदर रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। मान लीजिए मैंने सैंपल के लिए ये वाली आइटम उठा ली, मैंने सैंपल के लिए ये वाली आइटम उठा ली और इसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स के ऊपर यही अप्लाई होगा। पर रियलिटी में क्या था, ये वाली आइटम भी इंपॉर्टेंट थी सैंपल में लेनी और ये वाली आइटम भी इंपॉर्टेंट थी सैंपल में लेनी, पर मैंने तो क्या किया, सिर्फ एक आइटम को ही सैंपल में लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि रिजल्ट ऐसा ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उन सारी आइटम्स को सैंपल में लेना जरूरी होता है। पर रैंडम सैंपलिंग के अंदर तो हम ऐसा करते नहीं है, आंख बंद करके एक दो सैंपल्स को उठाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग के बारे में। ये पर्पसिव वर्ड कहां से आया? पर्पस से। यस, इस सैंपलिंग की टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर को जो स्टडी करनी होती है, उस स्टडी का जो पर्पस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में से वो कुछ ऐसी आइटम का सिलेक्शन करता है जो उसको लगता है कि पूरी यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब इस टेक्निक में इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है, उसको लगता है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसमें इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की मर्जी चलती है, इच्छा चलती है, उसको पता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, भेदभाव भी हो जाता है। स्टडी का जो पर्पस होता है उसको वो ध्यान में नहीं रखता, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बेनिफिट दे। तो इस सैंपलिंग के मेथड में पर्सनल बायसनेस बोले तो पक्षपात की भी संभावना ही बनी रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसके बाद रिजल्ट गलत भी मिल जाए। अब बात आती है कि सैंपलिंग के इस मेथड को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं? सैंपलिंग के इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पता हो, उसको पता हो कि कौन सी आइटम्स सैंपल में सेलेक्ट करनी है, उसको ये भी पता हो कि ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम सैंपल में लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर सैंपलिंग का ये पर्पसिव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर खर्चा कम आता है, इसके ऊपर एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। फिर इसमें हम आइटम्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो यही है कि स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है और जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी ठीक मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत सैंपल को भी सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो जाता है, दूसरा डिमेरिट भी हमारे सामने आ जाता है कि रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट होता है, क्योंकि सैंपल मैंने वही सेलेक्ट किया जो मेरे फायदे के लिए था, इसलिए रिजल्ट के ऊपर डाउट होना तो नॉर्मल सी बात है। तो डिसएडवांटेजेस दो हो गए कि इसमें पर्सनल बायस हो जाती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट के ऊपर डाउट बना रहता है। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।